हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पॉलिटिका अपना जो टॉपिक होगा फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की हमने एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियों के बारे में कवर किया सबसे पहले। उसके बाद में हमने राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद में हमने राष्ट्रपति की जो जुडिशियल पावर है, जो न्यायिक शक्तियां हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। हमने राष्ट्रपति की जो वीटो पावर्स कौन कौन सी होती है, ठीक है, इन सभी को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम इससे आगे फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो वित्त आयोग है उसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है, जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है भाई, आपका जो फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग, उसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 280 के तहत। और जो वित्त आयोग है उसमें जो अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का, और जितने भी जो है अदर मेंबर्स होते हैं वित्त आयोग के जो सदस्य हैं, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति ही करता है। और इन सभी को हटाता भी कौन है भाई? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन किसकी सलाह पे राष्ट्रपति हटाता है? केंद्र सरकार की सलाह पे। तो यहाँ पे जब भी राष्ट्रपति किसी को केंद्र सरकार की सलाह जो है लेकर हटाता है, तो हमेशा जो वो सारे के सारे जो हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, और वित्त आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इन अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का काम भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे भाई? केंद्र सरकार की सलाह पे। और आर्टिकल नंबर 280 के तहत यहाँ पे ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर, अगर हम जो है यहाँ पे साथ साथ में गवर्नर को भी फाइनेंशियल पावर करें, राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियाँ की बात करें, तो यहाँ पे राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो जो स्टेट है, स्टेट में जितने भी आपके फाइनेंस कमीशन होते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उनका गठन करने का काम राज्यपाल जो आपके होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो करते हैं स्टेट में। कौन से आर्टिकल के तहत? यहाँ पे आर्टिकल नंबर 243 का क्लोज नंबर आई। ठीक है, तो यहाँ पे 243 का क्लोज नंबर आई, और उसमें 280 जो है आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट करता है। स्टेट्स में 243 का क्लोज आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन गवर्नर करता है। और राज्य वित्त आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होता है राज्य वित्त आयोग का, इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। और इनको हटाने का काम कौन करता है? यहाँ पे राज्यपाल ही करता है। लेकिन राज्यपाल है किसकी सलाह पर जो है इनको हटाता है? राज्य सरकार की सलाह पे। ठीक है, तो राज्य सरकार की सलाह पे इन सभी को हटाता है, जो भी आपके ये वित्त आयोग के जो सदस्य और जो अध्यक्ष हैं, इनको किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 243 का क्लोज नंबर आई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ये आर्टिकल जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें, जो राष्ट्रपति और गवर्नर के पास जो शक्तियाँ होती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी पावर है जो राष्ट्रपति के पास भी हैं और गवर्नर के पास भी होती है? तो कुल मिलाकर जो 5 ऐसी पावर हैं जो राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों के पास होती हैं। तो इसमें जो एक आपकी आती है विवेकी शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति और गवर्नर के पास होती हैं, दोनों के पास। ठीक है, दूसरी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर, जिनको हम कार्यकारी शक्तियाँ बोलते हैं। तीसरा जो लेजिस्लेटिव पावर, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, विधायी जो है शक्तियाँ। ठीक है, और जो चौथा फाइनेंशियल जो पावर है, वित्तीय जो शक्तियाँ, और जो पाँचवा जुडिशियल पावर, जो आपकी न्यायिक शक्तियाँ। ये सारी ऐसी जो है पावर्स हैं जो राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों के पास होती है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसी कौन सी पावर है जो राष्ट्रपति के पास ही होती है? तो राष्ट्रपति के पास ऐसे 3 पावर्स हैं जो केवल राष्ट्रपति के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं होती है, जिसमें मिलिट्री पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है और इमरजेंसी पावर। ठीक है, तो जो आपकी सैन्य जो शक्तियां हैं, डिप्लोमेटिक जो पावर, जो कूटनीतिक जो शक्तियां हैं, इमरजेंसी पावर जो है, ये केवल और केवल है प्रेसिडेंट के पास होती है भाई, राज्यपाल के पास ये जो है पावर नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमने जो फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट देख लिया, उसके बाद में बात आती है मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे हमारी मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर और इमरजेंसी पावर, ये जो है बाकी 3 और बची है। बाकी जो 5 ऊपर की जो पावर है
वो हमने ऑलरेडी सभी पावर्स कर लिए भाई। राष्ट्रपति की जो विवेकी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स हमारा हो चुका, लेजिस्लेटिव पावर हो चुका, फाइनेंशियल पावर हो चुका, जुडिशियल पावर हमारा हो चुका। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियाँ हैं वो आपकी क्या होती है। तो जो मिलिट्री पावर्स ऑफ जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति की जो आपकी सैन्य शक्तियाँ होती हैं, आपने देखा होगा कि आर्टिकल नंबर जो है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल नंबर 53 का क्लोज नंबर 2 ये कहता है कि भाई रक्षा की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। मीन्स यहाँ पे ऑल पावर्स ऑफ डिफेंस शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। रक्षा की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उसमें रक्षा की समस्त शक्तियाँ निहित होती है आर्टिकल 53 का क्लोज नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो बात करें कि जो यहाँ पे जितने भी सेनाओं के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे जैसे आर्म जो फोर्सेस हैं हमारी, ठीक है, 3 आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। यहाँ पे जो सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं इनकी अपॉइंटमेंट और इनका रिमूवल जो है किसके द्वारा किया जाता है भाई? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन किसकी एडवाइस पे? एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार की सलाह पर जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो जितने भी हमारी आर्म फोर्स हैं, 3 आर्म फोर्स हैं, हमारी 3 जो हैं सेनाएं हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करने का काम और उनको हटाने का काम जो है किसके द्वारा होता है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यहाँ पे सलाह जो है किससे लेता है राष्ट्रपति? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह यहाँ पे लेता है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं इज़ द चीफ कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी सेनाएं हैं, इनका अध्यक्ष या फिर यूँ कहें चीफ कमांडर कौन होता है भाई? तो इन सेनाओं का जो है चीफ कमांडर होता है राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीनों सेनाओं का जो चीफ कमांडर जो है कौन होता है भाई? राष्ट्रपति। काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट आपने जो है देखा होगा कि भाई CDS का भी जो एक पद है जिसको हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं। ठीक है, तो CDS का जो पद है ये आपका ये इसमें जो आपने देखा होगा कि भाई जो आर्मी चीफ हमारे होते हैं, एयरफोर्स चीफ होते हैं और नेवी जो चीफ हैं, इन तीनों के पद के बराबर ये होता है CDS का पद, ताकि युद्ध के समय जब भी युद्ध की स्थिति बने तो तीनों सेनाओं में जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वो सही तरीके से बन पाए। तो इसलिए ये CDS का पद बनाया गया था। तीनों सेनाओं में जो भाई जब भी आपके युद्ध की स्थिति बने तो उसमें जो है तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सके, इसलिए बनाया गया था CDS का जो पद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आप सभी जानते हैं कि जो पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे कौन बनाए गए थे? विपिन रावत को बनाया गया था। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की कूटनीतिक जो है शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। तो कूटनीतिक जो शक्तियों के बाद में हम फिर इमरजेंसी पावर्स हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की। तो डिप्लोमेटिक जो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो कूटनीतिक शक्तियाँ, हम सभी जानते हैं कि भाई दूसरे देशों के साथ जो भी हमारे समझौते होते हैं, ठीक है, जैसे युद्ध की स्थिति हो गई, समझौता करना हो या फिर 2 देशों के बीच में हमें कोई संधि करना हो, तो वहाँ पे जो है राष्ट्रपति के नाम से जो है ये संधियाँ और समझौते होते हैं। तो किसके नाम से होते हैं संधियाँ और जो समझौते किसी भी देश के साथ? तो ये हमारे राष्ट्रपति के नाम से सारी संधियाँ और समझौते होते हैं। हालांकि जो है ये संधियाँ और समझौते हैं वो सरकार करती है, लेकिन नाम जो है राष्ट्रपति के नाम से ये साइन आपके होते हैं। ठीक है, बात करें कि जब आर्टिकल नंबर जो है 77 आपने पढ़ा था कि सरकार के कार्यों का जो भी बंटवारा है या आवंटन है, मीन्स यहाँ पे एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल की जब भी बात आती है तो ये आर्टिकल नंबर 77 करता है। तो आर्टिकल नंबर 77 में क्या है? सरकार के कार्यों का बंटवारा है। ठीक है, उसकी बात करता है भाई जो मंत्रालय है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो बनते हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से आपके बनते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी डिपार्टमेंट और विभाग आपके बनते हैं सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से जो है आपके बनते हैं, राष्ट्रपति के नाम से जो है सारे काम होते हैं। लेकिन अगर बात करें व्यवहारिकता की, ठीक है भाई, व्यवहारिकता में जो काम का बंटवारा वो आपका कौन करता है भाई? कैबिनेट सचिवालय जो है ये करता है। ठीक है, तो जो भी आपका जो कैबिनेट सचिवालय है वो करता है। आप सभी जानते हैं कि भाई
जो हाई कमिश्नर आपके जो उच्चायुक्त जो होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो है भी किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन किसकी एडवाइस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है भाई ये आपका, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे ये आपका होता है। तो जितने भी हाई कमिश्नर होते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो है जैसे दूसरे देशों के हमारे देश में हाई कमिश्नर होते हैं, हमारी जो है देश के दूसरे देशों में जो हाई कमिश्नर होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, तो इनकी अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो है हमारे वालों की जो है कौन करता है भाई? हमारा जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे करता है। अगर बात करेंगे जो ये आपके बनते हैं हाई कमिश्नर और जो आपके ये तो इसमें जो IFS होते हैं, इंडियन फॉरेस्टर जो सर्विसेज जो होती हैं, वो हाई कमिश्नर बनते हैं। हाई कमिश्नरी के हेड को हाई कमिश्नर कहते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए, जो एम्बेसी का हेड होता है उसे एम्बेसडर कहते हैं, ठीक है। तो जो एम्बेसी का हेड होता है उसे क्या कहते हैं? एम्बेसडर कहते हैं। तो दोनों का जो है काम एक ही होता है भाई, एम्बेसी और जो आपके ये क्या होते हैं? हाई कमिश्नर, ठीक है। तो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर जो आपके हैं, दोनों का एक काम होता है। अब बात करेंगे जो कमिश्नरी जो हाई कमिश्नर होते हैं, भाई आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन के जो देश से जो आपके गुलाम रहे हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, तो कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं उसमें वो जो है उन देशों के बीच में होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। तो जो देश ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं तो उनमें भाई हाई कमिश्नरी होता है, और इसके अलावा जो है बाकी जो देश हैं उनमें एम्बेसडर आपके होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने जो है देखा कि जो देश ब्रिटेन के कभी ना कभी गुलाम रहे हैं, ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ जो कि सभी सदस्य ब्रिटेन के जो है गुलाम रहे हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान, कनाडा, ये सारे गुलाम रहे हैं ब्रिटेन के। तो इनमें भाई क्या होती है? हाई कमिश्नरी होती है, ठीक है। तो जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं उनमें क्या होती है? हाई कमिश्नरी, ठीक है। तो हमारा जो है ब्रिटेन और ब्रिटेन का हमारा देश में क्या है? हाई कमिश्नरी है। ओके, तो ये आप सभी समझ गए होंगे हमारा जो ब्रिटेन में और ब्रिटेन का हमारे देश में हाई कमिश्नरी है। इसके अलावा अन्य देशों में एम्बेसी होती है और उनके हेड को क्या कहा जाता है? एम्बेसडर कहा जाता है। तो भारत में जो दिल्ली के चाणक्यपुरी है, वहाँ पर कई देशों की एम्बेसी बनी हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। तो दिल्ली के चाणक्यपुरी में कई देशों की एम्बेसी बनी हुई है, जहाँ पे क्या होते हैं भाई? एम्बेसडर होते हैं। दूसरे देश को जो हाई कमिश्नर या एम्बेसडर हमारे देश में होते हैं उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। और जो ये विशेष अधिकार आपके आर्टिकल 14 में आपके दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई आपका ये है आर्टिकल 14 में, ठीक है। तो जो विशेष अधिकार क्या होते हैं भाई हाई कमिश्नर और जो एम्बेसडर के पास, कि भाई इनके पास इनके जो खिलाफ है ना तो कोई सिविल और ना ही कोई क्रिमिनल जो है केस चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो हाई कमिश्नर जो दूसरे देशों के होते हैं और जो दूसरे देशों के एम्बेसडर होते हैं हमारे देश में, उनके ऊपर जो है भाई ना तो सिविल केस चलाया जा सकता ना ही क्रिमिनल केस चलाया जा सकता। इनको जो है विशेष अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल जो है 14 के तहत, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है ये। नेक्स्ट जो आपका इमरजेंसी जो प्रोविजंस की बात करें, जो हमारी आपातकालीन जो उपबंध की बात करें, तो भाग नंबर जो है 18 में हमारे क्या है? हमारे भाग नंबर 18 में आता है इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए हैं, आपातकालीन जो है उपबंध किए गए हैं हमारे देश में। और जो आपातकालीन जो उपबंध है, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं हमारे भारत के? तो यहाँ पे आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो है आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाग नंबर 18 में है। भाग की बात करें तो 18 भाग आएगा और आर्टिकल की बात करें तो 352 से 360। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है भाई। तो 3 टाइप की हमारी यहाँ पे इमरजेंसी होती है। एक नेशनल इमरजेंसी होती है जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा यहाँ पे जो स्टेट इमरजेंसी होती है इसको भाई मतलब राष्ट्रपति शासन भी हम कह देते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी हम इसको कह देते हैं। इसको राष्ट्रपति जो है शासन भी बोल दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। जो स्टेट में जो लगती है इमरजेंसी उसको राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर जो यहाँ पे वित्तीय संकट हमारे देश में आ जाए
ठीक है, तो तब लगाई जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये सारी जो है 3 प्रकार की इमरजेंसी है। आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक है, भाग नंबर 18 में आपकी ये दी गई है। अब इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस हमारी आपातकालीन उपबंध हमने देखा, तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो है आप सभी जानते हैं कि 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। पहली जो है हमारी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे कहते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है भाई? आर्टिकल नंबर 352 में दी गई है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है भाई। ये हमारे संविधान में आपात की उद्घोषणा मीन्स प्रोक्लेम ऑफ इमरजेंसी के नाम से लिखा है। तो हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपात की उद्घोषणा मीन्स प्रोक्लेम ऑफ इमरजेंसी के नाम से नेशनल इमरजेंसी आपकी दी गई है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में आती है। नेक्स्ट दूसरी हमारी स्टेट जो इमरजेंसी होती है, जिसको हम राज्य आपातकाल, ये जितने भी जो स्टेट हैं उसमें लगाई जाती है, ठीक है। और इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, जो स्टेट में जो इमरजेंसी लगती है। तो स्टेट वाली जो इमरजेंसी कौन सी आर्टिकल में है भाई? आपकी 356 आर्टिकल में है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का गैप यहाँ पे देख सकते हैं। 352 में जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है, फिर 4 का गैप 356 में आपका स्टेट इमरजेंसी है। तीसरी हमारी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी 4 की गैप पे यहाँ पे 360 में जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, आपातकालीन जो उपबंध हमारे भाग नंबर 18 में है और आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 60 तक है जो इमरजेंसी प्रोविजंस। तो हमने कहाँ से लिए हैं, किस देश से लिए हमने इमरजेंसी जो प्रोविजंस? ये हमने जर्मनी देश से लिए हैं। हालांकि जो वित्तीय आपातकाल है वो हमने अमेरिका से लिया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे इमरजेंसी को राष्ट्रपति लगाता है, आप सभी जानते हैं। इमरजेंसी में स्टेट की जितनी भी सारी पावर है वो सेंटर के हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो स्टेट में जब स्टेट इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो जितनी या फिर कोई भी इमरजेंसी लगती है तो उसमें जो स्टेट की जो सारी पावर है वो सेंटर के हाथ में आ जाती है भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इमरजेंसी कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है, ठीक है। और किसकी सलाह पे भाई? केंद्र सरकार की सलाह पे। लेकिन यहाँ पे बात करें कि जो नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्रीय जो आपातकाल है उसका आधार क्या है भाई? कब ये लगाई जा सकती है राष्ट्रीय आपातकाल? तो भाई एक तो जो आपका वार हो, ठीक है, अगर युद्ध हो रहा हो या फिर युद्ध होने की संभावना जो है हो, तब आपकी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या लगा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। दूसरा यहाँ पे जो बेस आपका भाई भारी आक्रमण की संभावना हो, ठीक है, तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तीसरा यहाँ पे जो आपका इंटरनल जो है रिबेलियन, आंतरिक जो विद्रोह हो, तो भी आपकी नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे लगाई जा सकती है। तो ये बेस आपकी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आंतरिक विद्रोह है इसका मतलब 10 से आंतरिक विद्रोह का मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आंतरिक विद्रोह है इसका मतलब ये कि भाई 10 से 12 या फिर 10 से 15 लोग हैं, वो अगर विद्रोह करने लग जाएं, ठीक है, मतलब वो विद्रोह करने लग जाएं या विद्रोह की संभावना हो तो इमरजेंसी लगाई जा सकते हैं। तो यहाँ पे इमरजेंसी लगाया जा सकता था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन ये अब चेंज कर दिया गया है, आंतरिक विद्रोह है, इसकी परिभाषा को अब चेंज कर दिया गया है। भाई पहले क्या होता है कि 10 से 15 लोग हैं वो विद्रोह करने लग जाए तो, और या फिर विद्रोह की संभावना हो तो वहाँ पे इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि एक संशोधन हुआ, हमने हमारे संविधान में एक जो है अमेंडमेंट किया। 44वां संविधान संशोधन हमने किया 1978 में। इम्पोर्टेंट जो है ये भाई, इसमें हमने क्या किया? जो आर्म रिबेलियन है मीन्स सशस्त्र जो विद्रोह है इसको कर दिया गया। जो आपका ये था इसको जो है क्या कर दिया गया? हमने जो आंतरिक जो विद्रोह था उसको हमने सशस्त्र विद्रोह कर दिया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। और जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, आंतरिक विद्रोह को जो है हमने फिर यहाँ पे क्या कर दिया? कट कर दिया। तो आंतरिक जो विद्रोह था यहाँ पे आपने देखा कि जो इमरजेंसी आपकी राष्ट्रीय आपातकाल जो है यहाँ पे बेस यहाँ पे क्या माने गए थे? वार, एक तो वार हो रहा हो, वार की संभावना बनी हो, दूसरों भारी आक्रमण हो, तीसरा यहाँ पे इंटरनल रिबेलियन मीन्स आंतरिक विद्रोह। तो इस आंतरिक विद्रोह को कट करके हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 किया और इसकी जगह जो सशस्त्र जो आपका विद्रोह जो है इसको कर दिया गया, या फिर सशस्त्र विद्रोह इसको नाम दिया गया, ठीक है। तो हमने देखा कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे देश में
या फिर देश के किसी भी क्षेत्र में लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेशनल इमरजेंसी है, अगर बात करें कि हमारे देश में कितनी बार लगी है, तो राष्ट्रीय जो आपकी आपातकाल सबसे पहले जो है भाई 1962 में जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ तब लगाई गई थी नेशनल इमरजेंसी। आप जानते हैं कि युद्ध की स्थिति में लगाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी। दूसरा, पाकिस्तान के साथ हमारा जो है फिर युद्ध हुआ, ठीक है, 1971 में, तब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे 1975 में जो आंतरिक विद्रोह हुआ, ठीक है, मीन्स इंदिरा गांधी जो है ने लगाई थी ये नेशनल इमरजेंसी भाई। ठीक है, 1975 में आंतरिक विद्रोह के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 1975 में इंदिरा गांधी के समय में आपके जो राष्ट्रपति कौन होते थे, फ़खरुद्दीन अहमद जो है राष्ट्रपति आपके होते थे 1975 में। ठीक है, तो यहाँ पे जब आंतरिक विद्रोह हुआ, ठीक है, तो उस बेस के आधार पर इमरजेंसी यहाँ पे लगाई गई थी इंदिरा गांधी ने 1975 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है किस बेस के आधार पर 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो यहाँ पे आंतरिक विद्रोह। हालांकि जो है हमने 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम करके इसको सशस्त्र विद्रोह है इसका कर दिया गया है और आंतरिक विद्रोह को हटा दिया गया है, इस बेस को हटा दिया गया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो पहले जो प्रधानमंत्री हैं हमारे उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता था। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो पीएम है उसकी सलाह पे राष्ट्रपति क्या कर सकता था, इमरजेंसी लगा सकता था। बाद में फिर हमने वही क्या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और फिर इसमें बदलाव किया और कहा कि भाई पहली बात तो आंतरिक विद्रोह है उसको हटा दिया हमने, और उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन मीन्स सशस्त्र जो है विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आंतरिक जो विद्रोह को हटाकर इसकी जगह पे जो है नाम दिया गया भाई सशस्त्र विद्रोह जो है यहाँ पे बेस बनाया गया। पीएम की सलाह पर जो है यहाँ पे नहीं इसमें कहा गया कि भाई पीएम की सलाह पर नहीं लगेगा। अब जब तक कैबिनेट मंत्री का लिखित सिग्नेचर नहीं हो जाएगा तब तक राष्ट्रपति इसको नहीं लगा सकता। भाई क्यों नहीं लगा सकता, ताकि कोई भी जो है प्रधानमंत्री इसका फ़ायदा ना उठा सके। तो मतलब यहाँ पे पीएम की सलाह जो है पे वो डायरेक्ट नहीं करेगा। पहले क्या होता था, पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा देता था, लेकिन अब जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसमें ये बनाया गया कि भाई पहले जो आपके जो पीएम है उसको क्या करने पड़ेंगे, लिखित में साइन करने पड़ेंगे, उसके बाद में ही राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे बदलाव किया गया नेशनल इमरजेंसी में भाई। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी लगाई 1975 में, वो गलत तरीके से लगाई थी, तो आज भी जो है उसमें आलोचना होती है। ठीक है, इंदिरा गांधी की आलोचना होती है क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से जो है अपनी पावर का यूज़ करके, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि जो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता था, तो गलत तरीके से यहाँ पे लगाई गई थी। लेकिन अब जो है रूल यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब बात करें कि अगर वार और पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक जो अटैक के आधार पर इमरजेंसी लगती है, तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं भाई, हमारे निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपका आर्टिकल नंबर 358। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 358 में भाई ये बात कही गई है कि जो आपका अगर वार बेस हो, ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक मीन्स जो बाहरी जो आपका आक्रमण हो, अगर ये जो है दो बेस है, इसके आधार पर अगर इमरजेंसी लगती है हमारे देश में, तो भाई जो फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं उनको भाई सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये सस्पेंड हो सकते हैं, तो और ये सस्पेंड होते ही नहीं है बल्कि ये खुद ब खुद है स्वतः जो है निलंबित हो जाते हैं अगर जो है नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे लगती है। वार और एक्सटर्नल जो अटैक मीन्स जो बाहरी जो विद्रोह के कारण ये दो बेस के आधार पर, दो आधार पर जो ये इमरजेंसी लगे, तो यहाँ पे हमारे सस्पेंड हो जाते हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 358 में, लेकिन यहाँ पे जो दो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है, इसको छोड़कर बाकी सभी जो है हमारे फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं। और इसमें यहाँ तक कि जो आर्टिकल नंबर 19 है वो भी आपका सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आर्टिकल नंबर 19 में जो हमारे कौन से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 20 और 21 में हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है,
तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी जो है फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, मीन्स छीन जाते हैं हमसे, और 19 भी यहाँ पे सस्पेंड हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे बात करें दूसरा बेस की, ठीक है, तो दो बेस हमने देखे, एक तो आपका जो बेस क्या भाई वार हो जाए या फिर भारी विद्रोह हो जाए, दो बेस, लेकिन एक तीसरा जो बेस है हमारा, कौन सा आधार है, अगर आम जो रिबेलियन मीन्स सशस्त्र विद्रोह के जो है आधार पर अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो हमारे जो कुछ मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट है हमारे, वो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो स्वतः जो हमारे मौलिक अधिकार जो है वार की स्थिति में और जो भारी आक्रमण की स्थिति में क्या होता है कि हमारे खुद में खुद जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सारे जो है क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 20-21 को छोड़कर 19 भी आपका हो जाता है सस्पेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सशस्त्र विद्रोह का जो बेस है तो यहाँ पे इमरजेंसी लगती है, इस बेस के आधार पर तो जो राष्ट्रपति है के द्वारा यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन किस किस को छोड़कर, एक आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, तो ये ऐसी बात कहाँ की गई है, ये जो बात कही गई है भैया आपका आर्टिकल नंबर 359 में जो है ये बात कही गई है। ठीक है, अगर आपका सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कोई भी इमरजेंसी लगती है तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति के द्वारा कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनको जो है निलंबित किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 20-21 जो है इसमें जो फंडामेंटल राइट हमें दिए गए हैं उनको छोड़कर, यहाँ तक कि इसमें जो 19 जो आर्टिकल है में जो हमारे फंडामेंटल राइट है तो यहाँ पे इसमें आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, जबकि उसमें आर्टिकल 19 भी आपका क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, जो आपका वार और भारी आक्रमण के जो बेस है उसमें। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो सशस्त्र जो आपका विद्रोह है इसमें जो आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड नहीं होता है, आर्टिकल 20-21 भी नहीं होता है यहाँ पे, बाकी सारे जो है यहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं। ये आर्टिकल 359 में बात कही गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें कि भाई नेशनल इमरजेंसी है वो कुछ राज्यों में हो सकती है एक साथ ना हटाई जा सके, कुछ जगह से हटा ली जाती है, कुछ जगह से ना हटे, ऐसा भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आपकी राष्ट्रीय आपातकाल है तो कुछ राज्यों में आपकी हो सकती है भाई ये इमरजेंसी। ठीक है, एक साथ जो है ना हटाई जा सके, कुछ जगह ये हटा ली जाती, कुछ जगह ये ना हटे, ऐसा भी आपका हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको कभी भी हटाया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी पर केंद्र की सरकार अपना काम करती रहती है, राज्य की सरकार अपना काम करती रहती है, लेकिन राज्य सरकारों के मामलों पर कोई भी अगर कानून बनाता है तो वो केंद्र सरकार की अनुमति पर होगा। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी में राज्य सरकार पर अगर राज्य सरकार के मामलों में, ठीक है, अगर हमें कोई भी कानून बनाना है, ठीक है भाई, आप सभी जानते हैं जो राज्य सरकार के जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर उन मामलों पे अगर कानून बनाना हो तो वो राज्य की सरकार जो है कर सकती है। ठीक है, उसके पास पावर होती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में जो है ये केंद्र सरकार की अनुमति यहाँ पे लेनी होती है। तो नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो लोकसभा जो है उसका जो टाइम पीरियड 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और राज्यसभा का भी टाइम पीरियड 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा भाई होता है, संसद के द्वारा जो है ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर बात करें कैबिनेट, जो वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं है, केवल आर्टिकल नंबर 352 में यूज़ किया गया है। तो आर्टिकल 352 में ही जो आपका कैबिनेट जो शब्द है उसका यूज़ किया गया है, बाकी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या चुनाव आपके हो सकते हैं, तो बिल्कुल भाई हो सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी में सबसे बड़ा जो है आपका ये जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो है आपका ये था। ठीक है, ये अमेंडमेंट, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो यहाँ पे आर्टिकल 352 में आपके इसके अकॉर्डिंग लगती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 के तहत, और इसमें जो है इस इमरजेंसी को कौन लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है। ठीक है, लेकिन किसकी एडवाइस पर लगाता है, एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, जो कैबिनेट होता है सेंटर का उसकी एडवाइस पे जो है लगाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये कैबिनेट है क्या करता है, रिटन में जो है साइन यहाँ पे होते हैं। ठीक है,
तो पहले रिटर्न में साइन नहीं होते थे, लेकिन अब जो है रिटर्न में जो है क्या होते हैं, साइन होते हैं। और एडवाइस ऑफ कैबिनेट की सलाह पर ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाता है। ठीक है, तो ये साइन वाला जो प्रोसेस हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 में हमने ऐड किया था, पहले ये नहीं होता था। ठीक है, पहले विदाउट साइन जो है यहाँ पे होता था। सलाह जो है राष्ट्रपति की, जो सलाह यहाँ पे जो राष्ट्रपति है सलाह किससे लेता था, प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो है यहाँ पे राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगा देता था, लेकिन अब ये चेंजमेंट कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। अब यहाँ पे साइन करने यहाँ पे कंपलसरी हो गए भाई। ठीक है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई, तो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि विद इन 1 मंथ पास इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जैसे ही लागू हो गया, साइन हो गए भाई। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर जो है दोनों हाउसेज में भाई पास हो जाना चाहिए। संसद के दोनों हाउसेज में भाई ये नेशनल इमरजेंसी वाला जो ये जो है ये आपका पास होना चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों से जिस दिन से लागू हो उस दिन से 1 महीने के अंदर ये पास हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ये संशोधन हमने ये भी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ही किया। पहले ये 2 महीने के अंदर पास होना चाहिए था, लेकिन अब जो है नेशनल इमरजेंसी के केस में संसद के जो है दोनों सदनों से आपका 1 महीने के अंदर अंदर ये आपका बिल पास हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, पहले क्या होता था, ये 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले ये बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होता था, और अगर मेजोरिटी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 1 महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों से पास हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मेजोरिटी जो कैसी होती थी, पहले सिंपल मेजोरिटी होती थी, लेकिन फिर हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के 78 किया, तो उसमें भाई फिर स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ये पास होना चाहिए। तो आज की स्थिति देखें तो भाई 1 महीने के अंदर अंदर तो आपका जो है दोनों हाउसेज से ये बिल पास हो जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पे मेजोरिटी की बात करें, जो बहुमत है वो विशेष बहुमत से ये पास होना चाहिए। ठीक है, पहले सिंपल मेजोरिटी से हो जाता था, लेकिन अब विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत की बात करें तो क्या होता है भाई, जितने भी उपस्थित और मत देने वाले सदस्य होते हैं उनका 2/3 बहुमत प्लस में कुल सदस्यों का जो बहुमत है उसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत। ठीक है, तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। इस विशेष बहुमत से पास हो जाना चाहिए भाई आपका ये बिल। ठीक है, जब भी नेशनल इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा लागू की जाती है, तो दोनों सदनों में यहाँ पे 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे ये बिल पास हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर अब यह बिल दोनों सदनों में पास नहीं हुआ, ठीक है, पहले तो हमने ये देख लिया कि पास हो गया, लेकिन अगर हम देखें कि भाई अगर ये बिल दोनों सदनों में पास नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो अगर ये दोनों सदनों में पास नहीं हुआ तो अपने आप ये रिजेक्ट हो जाएगा बिल। ठीक है, और अगर पास हो गया तो इसको 6 महीने के लिए बिल को लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये बिल आपका पास हो गया तो 6 महीने के लिए भाई आपकी यहाँ पे इमरजेंसी यहाँ पे लग गई, तो 6 महीने के लिए जो है बिल को यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो 6 महीने के लिए अब ये बिल लग गया। अगर सरकार इसको और आगे बढ़ाना चाहती है, ठीक है, तो यहाँ पे इस बिल को 6 महीने के लिए आपका बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर सरकार अगर इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती है, और ज़्यादा इसको एक्सटेंड करना चाहती है, तो पार्लियामेंट से फिर उसको क्या करना होता है, संसद से हर 6 महीने में इसको पास होते रहना चाहिए। मतलब हर 6 महीने में फिर से इसको पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, आगे एक्सटेंड करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और पार्लियामेंट जो संसद अगर इसको हर 6 महीने में स्पेशल मेजोरिटी से पास करती रहती है, तो भाई फिर मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है, मतलब मैक्सिमम जो समय जो है वो इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है भाई, तो इसको मतलब हर 6 महीने में यहाँ पे पास करवाया जा सकता है, और इसकी लिमिट को यहाँ पे अनलिमिटेड बढ़ाया जा सकता है। यानी ये जितने चाहे उतने साल तक आपका लग सकता है, अनिश्चित समय तक जो है लागू यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए भाई। अनिश्चित जो है टाइम के लिए, मतलब कोई लिमिट नहीं है टाइम की। हर 6 महीने में अगर संसद से स्पेशल मेजोरिटी से हम ये बिल को पास करवाते रहेंगे, तो भाई ड्यूरेशन जो है 6 महीने आपका बढ़ता जाएगा, और इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, और कितना भी ये हम बढ़ा सकते हैं।
तो हमने देखा कि अगर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में बिल पास हो जाएगा तो ये 6 महीने के लिए लगा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर सेशन नहीं चल रहे हैं, बात यहाँ पे आती है, अगर सत्र नहीं चल रहा है तो नेशनल इमरजेंसी में सेशन लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए नेशनल इमरजेंसी में क्या लाए जा सकते हैं भाई, सेशन लाए जा सकते हैं अगर सेशन नहीं भी चल रहे होते हैं। तो अगर मान लो राज्यसभा में बिल हमारा पास हो गया तो और लोकसभा जो है काम नहीं कर रही है या फिर लोकसभा हमारी भंग हो गई है, डिचोल हो गई है, ठीक है, तो उस केस में हमने यहाँ पे क्या देखा है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान पूरे देश जो है, पूरा देश है वो फेडरल से आपका यूनिटरी में तब्दील हो जाता है। आपने देखा होगा कि हमारा देश संघात्मक व्यवस्था को अपनाता है, ठीक है, यूनिटरी व्यवस्था को नहीं अपनाता। तो जो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारा संघात्मक से जो है फिर एकात्मक जो है यूनिटरी सिस्टम में तब्दील हो जाता है। मतलब ये है कि संघात्मक का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने स्वतंत्र होकर अलग से काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग से काम करती है। लेकिन यहाँ पे जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो अलग अलग नहीं करेगी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आपकी स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। तो एक जो है यूनिटरी सिस्टम में यहाँ पे तब्दील हो जाता है सिस्टम सारा। तो हमने देखा कि जब नई जो है लोकसभा आपकी बनती है, जैसे लोकसभा डिसॉल्व होगी, नई लोकसभा आपकी बनेगी, तो नई लोकसभा की पहली डेट से लेकर 1 महीने के अंदर वो बिल इस हाउस से भी पास हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 महीने का जो है टाइम वही दिया गया है, 1 महीने के अंदर जो है बिल पास हो जाना चाहिए। अगर राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा अगर डिसॉल्व हो रही है, लोकसभा अगर भंग हो रही है, तो भाई जब नई जो लोकसभा का गठन होगा तो उस नई लोकसभा का जो गठन होगा उसकी पहली डेट से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर इसमें लोकसभा से भी वो बिल क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। तो एक प्रकार से 1 महीने का जो है यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि आर्टिकल नंबर 358, यहाँ पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे अगर लगती है तो युद्ध के आधार पर और भारी आक्रमण के आधार पर, तो भाई ऑल फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, छोड़कर 20 और 21 आर्टिकल को। आर्टिकल नंबर 358 में आर्टिकल नंबर 19 टोटली सस्पेंड जो है आपका निलंबित आपका होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 358 में आर्टिकल नंबर 19 है वो टोटली सस्पेंड आपका निलंबित होता है। आर्टिकल 359 की बात करें तो यहाँ पे अगर नेशनल इमरजेंसी है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगती है भाई, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 359 ये कहता है कि भाई राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन छोड़कर किसको भाई, 20 और 21 आर्टिकल को, ठीक है। और यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 19 है वो भी आपका सस्पेंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा आर्टिकल नंबर 359 में कहा गया है, जब सशस्त्र विद्रोह का आधार जो है माना जाता है तो भाई राष्ट्रपति जो है ये तो इन सभी को, इन दोनों को जो छोड़ के बाकी सभी जो है फंडामेंटल राइट आपके जो है क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 19 है वो निलंबित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो इसमें आर्टिकल 19 है वो आपका सस्पेंड नहीं होता है। और आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। हर 2 साल में 1/2 जो यहाँ पे हर 2 साल में, तो हर 2 साल में 2/3 जो मेंबर्स वहाँ पे क्या होते हैं, रिटायर होते ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्पेशल मेजोरिटी की, आप सभी जानते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है भाई, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस में कुल सदस्यों का बहुमत, ये आपकी होती है स्पेशल मेजोरिटी। जैसे अगर इसको एग्जांपल से समझे कि भाई मान लेते हैं कि हमारे लोकसभा में 100 जो है सदस्य है, 100 जो सदस्य हैं, तो इसमें मान लेते हैं कि जो 90 है वो प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, 30 ऐसे हैं जो मत देने का अधिकार ही नहीं रखते हैं, तो इनको हम हटा देंगे तो बचेंगे 60, ठीक है। तो यहाँ पे 60 का 2/3 यहाँ पे 40 होगा, ये आपकी होती है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो हमने देखा राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को कभी भी वापस ले सकता है, लोकसभा में 14 दिन पहले प्रस्ताव रख दिया जाता है और लोकसभा के कम से कम 1/10 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, नेशनल इमरजेंसी है वो राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, लेकिन यहाँ पे बात आती है लोकसभा में 14 दिन पहले प्रस्ताव यहाँ पे रख दिया जाता है और लोकसभा के कम से कम यहाँ पे 1/10 जो सदस्य हैं उनका सिग्नेचर
होने चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई आपका ये। और अगर लोकसभा में उस टाइम सेशन आपका सत्र में है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको ये बिल दे दिया जाता है, और अगर वो नहीं है तो राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। तो इस तरह वापस ले लिया जाता है। तो नेशनल जो इमरजेंसी हमारी जो राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई लोकसभा में 14 दिन पहले प्रस्ताव रखा जाता है और लोकसभा के कम से कम 1/10 सदस्यों का यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और मतलब उसमें लोकसभा के अध्यक्ष को ये बिल दे दिया जाता है, अगर अध्यक्ष नहीं है तो राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। अगर नेशनल इमरजेंसी है लगती है उसके दौरान सेंटर है उसने स्टेट के लिए कोई कानून जो है बनाया है, तो वो भाई आपका वैलिड केवल 6 महीने के लिए रहता है, ठीक है। आपने देखा कि भाई नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो सारी पावर है स्टेट की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, जो भी कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी के दौरान कोई कानून बना दिया स्टेट के लिए, तो भाई वो मैक्सिमम जो है आपका 6 महीने के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अगर नेशनल इमरजेंसी फिर ख़त्म कर दी जाती है तो वो अपने आप 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो जो कानून जो आपका सेंटर ने बनाया था स्टेट के लिए वो 6 महीने में अपने आप ख़त्म हो जाता है भाई नेशनल इमरजेंसी के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी हमारी हो चुकी है, स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं। राज्य आपातकाल, आप सभी जानते हैं कि 356 आर्टिकल में राज्य आपातकाल है। प्रेसिडेंट रूल भी इसको कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी इसको कहते हैं। तो राष्ट्रपति शासन या जो है राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन का जो आधार क्या है, तो यहाँ पे किसी भी राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र मीन्स अगर किसी भी राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम वो मतलब हिल गया है, या फिर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कानून व्यवस्था मीन्स यहाँ पे दोनों या दोनों में से कोई एक भी अगर वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे राज्यपाल जो है वो अपनी रिकमेंडेशन जो है राष्ट्रपति को देता है, ठीक है भाई। तो राज्यपाल क्या करेगा, अपनी रिकमेंडेशन अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देता है। तो अब राष्ट्रपति क्या करेगा, किससे एडवाइस लेगा, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स मंत्री परिषद या फिर सरकार की सलाह जो है लेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति सरकार की सलाह लेके राष्ट्रपति शासन जो है उसको लागू कर देगा स्टेट में, ठीक है भाई। तो ये प्रोसीजर है आपका राष्ट्रपति जो आपका शासन लगने का किसी भी स्टेट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, और यहाँ पे जब भी राष्ट्रपति जो शासन लगता है तो संसद के दोनों सदनों में 2 मंथ के अंदर साधारण बहुमत से पार्लियामेंट से पास होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो जो आपका जो राष्ट्रपति जो शासन लगता है या फिर यूँ के राज्य में जो आपातकाल जो राज्य आपातकाल जो है लगता है, तो उसमें संसद के दोनों सदनों से भाई टाइम पीरियड कितना दिया जाता है, यहाँ पे 2 महीने के अंदर यहाँ पे साधारण बहुमत से पार्लियामेंट से पास हो जाना चाहिए, और इसको 6 महीने के लिए फिर लगा दिया जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टाइम पीरियड है भाई, स्टेट में 2 महीने का टाइम पीरियड है, और इसमें भी जो है 6 महीने का जो है टाइम पीरियड के लिए लगा दिया जाता है आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो साधारण बहुमत तो आप सभी जानते हैं उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत होता है, ठीक है। और स्पेशल जो है आपका मेजॉरिटी इसमें कुल सदस्यों का बहुमत और प्लस हो जाता था, ठीक है। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का जो है 2/3 और प्लस जो है टोटल सदस्यों का बहुमत वो आपका स्पेशल वाला होता था। यहाँ पे साधारण बहुमत उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, तो इस जो है साधारण बहुमत से ही आपका पास हो जाना चाहिए। तो स्टेट में जो इमरजेंसी आपकी राष्ट्रपति शासन इसको कहते हैं भाई हम, तो लेकिन अगर सरकार राष्ट्रपति शासन को 6 महीने से आगे एक्सटेंड करना चाहती है भाई, जैसे 6 महीने के लिए किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और सरकार ये चाहती है कि भाई 6 महीने से आगे इसको बढ़ाया जाए, तो भाई क्या होता है कि संसद के द्वारा वही काम है जैसे आपका सेंटर में होता था, मतलब नेशनल इमरजेंसी में होता था, हर 6 महीने में ये आपका पास होना चाहिए संसद से, ठीक है। और फिर ये मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 3 साल तक लगाया जा सकता है किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि भाई जो आपका नेशनल इमरजेंसी तो है वो आपका कितने भी जो है टाइम पीरियड के लिए, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मतलब वो लगाया जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी से जो राष्ट्रपति नेशनल जो आपकी इमरजेंसी उसमें क्या होता था कि
स्पेशल मेजोरिटी से जो दोनों जो आपके सदन हैं लोकसभा राज्यसभा से वो आपका पास होना चाहिए और हर 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है और कितना भी किया जा सकता है, अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ पे जब आपकी स्टेट में जो इमरजेंसी लगती है, ठीक है भाई, यहाँ पे जो राष्ट्रपति जब शासन की बात आती है तो यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन जो कितना होता है भाई, 3 ही साल होता है, ठीक है। ऐसे 6-6 महीने कर करके आप मैक्सिमम जो है 3 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि भैया आप 6-6 महीने कर करके अनलिमिटेड जो है टाइम तक यहाँ पे वो लगा सकते थे, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है भाई। तो यहाँ पे हमने देखा राष्ट्रपति शासन 1 साल तक तो नॉर्मली आपका चलता ही है। इसको आगे बढ़ाना होता है तो 1 साल से आगे तो या तो आपके क्या होता है, चुनाव आयोग इस बात को कहे कि भाई चुनाव जो है आपका कराना संभव नहीं है, ठीक है भाई, विषम कंडीशंस जो आपके है। दूसरा यहाँ पे वहाँ पे राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा हो, ऐसी कंडीशन जो है हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको जो है आगे इसको बढ़ाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपकी चीज़ें हैं। नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि 1 साल के लिए लगता है। तो या तो भाई चुनाव आयोग इस बात को कहे कि भाई चुनाव कराना जो संभव ही नहीं है, तो मतलब यहाँ पे एक चुनाव कराना जब संभव ही नहीं है तो भाई आपका राष्ट्रपति शासन तो लगना ही है, ठीक है। तो आपका ये आगे बढ़ता रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या है भाई, दूसरा यहाँ पे राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाओ, ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल लगाओ, तो ऐसे कंडीशन में इसको जो भाई बढ़ाया जा सकता है आगे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि भाई मैक्सिमम अब तक राष्ट्रपति शासन जो है वो आपका किस में लगा है भाई, यूपी में। तो यूपी में मैक्सिमम जो है अब तक जो है राष्ट्रपति शासन आपका लगा है, अधिकतम बार जो है यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है आपका कहाँ पे लगा था, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो आपका पैप्सू में लगा था 1951, जो पंजाब का जो है नाम यहाँ था भाई, 1951 में पैप्सू पंजाब में, ठीक है। और सबसे अधिकतम बार जो है राष्ट्रपति शासन आपका यूपी में लगा है। तो यहाँ पे जो पंजाब है उसमें 5 वर्ष तक जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा है। हालांकि जो है मैक्सिमम जो है 3 साल तक ही जो है राष्ट्रपति शासन किसी भी स्टेट में लगाया जा सकता है, लेकिन ये एक अपवाद है। राष्ट्रपति जो शासन आपका 5 वर्ष तक पंजाब में लगा था भाई 1960 के दशक में। और वहाँ पे क्यों लगा 5 साल तक, क्योंकि वहाँ पे टेररिज्म जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए जो है 5 वर्ष तक ये आपका कंटिन्यूस रहा, ठीक है। लेकिन ये अपवाद है और जो राष्ट्रपति शासन जो मैक्सिमम 3 साल तक यहाँ पे लग सकता है, ठीक है, जबकि नेशनल इमरजेंसी अनलिमिटेड वो आपकी लग सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि जो इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव जो है क्या क्या है। तो इसमें हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट है वो आपकी पूरी तरीके से सस्पेंड हो जाती है, निलंबित हो जाती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आपकी आ जाती है। दूसरा यहाँ पे आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, जो आपकी विधानसभा है वो आपकी भंग नहीं होती है। और जब राष्ट्रपति शासन लगा है तो 6 महीने तक विधानसभा आपकी काम करेगी और उसके बाद विधानसभा को भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको वो आपकी भंग नहीं होती है भाई, जब भी आपका राष्ट्रपति शासन लगता है तो यहाँ पे 6 महीने तक विधानसभा आपकी काम करती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद में उस विधानसभा को भंग किया जा सकता है 6 महीने के बाद। दूसरा यहाँ पे जो इफ़ेक्ट क्या रहेगा प्रेसिडेंट रूल का, भाई लोकल जो गवर्नमेंट है वो भी आपकी भंग नहीं होती, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है। तीसरा यहाँ पे चौथा क्या है, स्टेट में कोई भी सरकार हो, तो यहाँ पे जो स्टेट है आप सभी जानते हैं कि कोई सरकार नहीं होती है स्टेट में। राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से स्टेट में राष्ट्रपति शासन चलाता है, ठीक है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन चलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर स्टेट में कोई कानून पास होना हो तो राष्ट्रपति के आदेश से वहाँ कानून पास हो जाता है। मतलब अगर वहाँ पर कोई बजट बनाना हो तो केंद्र सरकार उस बजट को काम करती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो बजट तैयार करती है, ठीक है, स्टेट के लिए। तो सारी की सारी पावर हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। और अगर स्टेट में 6 महीने बाद या 1 साल के बाद जब भी विधानसभा भंग हो जाती है तो चुनाव हो जाएंगे और राष्ट्रपति शासन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा।
तो ये आपने देखा। और कभी भी राष्ट्रपति शासन को वापस लाया जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन है उसको दोबारा से लाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें, क्या राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनर्वालोकन के दायरे में आती है? क्या ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है? तो ये आपका आंसर होगा यस। तो जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो न्यायिक पुनर्वालोकन जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है की सलाह पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सारे जो है पावर आ जाती है, ठीक है। तो आपने देखा तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, न्यायिक जो पुनर्वालोकन के दायरे में जो है राष्ट्रपति शासन जो है आपका आता है। आपने देखा होगा कि एक केस आपका आया SR बॉम्बे केस 1994 में। इसमें क्या था कि भाई आर्टिकल 74 का जो है क्लॉज नंबर 2 का हवाला दिया, ठीक है। तो आर्टिकल जो है 74 का क्लॉज नंबर 2 को लेकर उंगलियां उठी अगर मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति ने भाई लगा दिया, ठीक है। तो आपने देखा होगी आर्टिकल जो है 74 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि भाई अगर क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है सलाह देता है राष्ट्रपति को, और मंत्रिपरिषद अगर कहती है या सलाह देती है कि भाई मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्टेट है उसमें राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो मतलब वहाँ पे राष्ट्रपति लगा देता है। लेकिन यहाँ पे SR बॉम्बे केस में केंद्र सरकार ने अपने पक्ष में कहा कि भाई मंत्रिपरिषद कोई भी सलाह देती है तो उस पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान में ये लिखा है, ठीक है। तो ऐसा जो है इस केस में जो है ये कहा गया कि भाई संविधान में लिखा है कि मंत्रिपरिषद अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह देगी तो भाई उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है बदले में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब SR बॉम्बे केस में कहा कि भाई आपकी वो बात ठीक है, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी या नहीं दी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्रपति शासन का आधार जो है वो आपका रिजनेबल होना चाहिए, वो आपका तर्क जो है पूर्ण होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। तो आधार यहाँ पे जो है तार्किक होना चाहिए। अगर गलत जो है तरीके से आधार पर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो इसका मतलब राष्ट्रपति है शासन न्यायिक पुनर्वालोकन के दायरे में आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा जो राष्ट्रपति जो शासन है वो भी आपका क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। तो नेशनल इमरजेंसी चाहे कोई भी हो, वहाँ न्यायपालिका में उसके रिगार्डिंग केस लाया जा सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट करें कि नेशनल इमरजेंसी में स्टेट के लिए सेंटर द्वारा कोई कानून बना हो तो वो 6 महीने के बाद अपने आप ख़त्म हो जाता है इमरजेंसी के बाद में, ठीक है। आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि भाई जो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं जब हम, ठीक है, यहाँ पे जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो स्टेट के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया तो भाई 6 महीने तक वो आपका लागू रहेगा और 6 महीने के बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा जैसे इमरजेंसी आपकी हटती है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा, क्योंकि इमरजेंसी 6 महीने के लिए लगती है, दूसरा यहाँ पे अगर देखें स्टेट इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्टेट की इमरजेंसी में अगर सेंटर की गवर्नमेंट ने, जब भी स्टेट की इमरजेंसी लगती है मीन्स यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जब लगता है, तो सेंटर की सरकार ने अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई कानून बनाया और राष्ट्रपति शासन आपका जब समाप्त हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट को बिल लाके उस कानून को रिजेक्ट कराना होता है, तभी वो आपका फिनिश हो सकता है, अन्यथा वो कानून आपका लागू रहेगा, ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है कि भाई स्टेट की गवर्नमेंट है उसको बिल लाना पड़ेगा, फिर उसको रिजेक्ट करवाना पड़ेगा, तभी जो है वो सेंटर ने जो स्टेट के लिए जो कानून बनाया था वो आपका रिजेक्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो नेशनल इमरजेंसी के केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के केस में अगर सेंटर की गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट के लिए कानून बनाया तो अपने आप जो है 6 महीने के बाद में नेशनल इमरजेंसी हटने के बाद में अपने आप हट जाता था, लेकिन स्टेट की इमरजेंसी में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आपको जो है डिफरेंस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल जो 365 है इसके द्वारा भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो राष्ट्रपति शासन 365 के द्वारा भी यहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे भाई हमने देखा कि अगर केंद्र सरकार ने कोई आदेश दिया राज्य सरकार को और राज्य सरकार उस आदेश को ना माने तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 365 का आर्टिकल ये कहता है कि अगर केंद्र सरकार ने कोई आदेश दिया और राज्य सरकार उस आदेश का पालन ना करे तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ये आर्टिकल 365 के तहत है भाई, ठीक है। इसके तहत भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका नागरिकता संशोधन कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो आपका 2019 में आपका ये आया, 2019 में आपका ये पास कर दिया गया। केरल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और भी जो है कई स्टेट हैं, उन्होंने इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो है विरोध किया। तो यहाँ पर हमने देखते हैं कि अगर केरल इस नागरिकता संशोधन कानून को मना करती है, ठीक है, तो केंद्र सरकार के पास भाई ये पावर है, ये ताकत है कि वो भाई कि वहाँ की जो सरकार को वह बर्खास्त कर सकती है, क्योंकि ये कानून पूरे देश में लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल जो 365 के तहत केरल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाया है कि भाई जो आपका नागरिकता संशोधन कानून 2019 में जो लागू किया गया, अगर वो कोई भी स्टेट नहीं मानता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि उस स्टेट को बर्खास्त कर सकती है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात आती है। यह आज तक हमारे देश में, हालांकि जो वित्तीय आपात हमारे देश में आज तक नहीं लगा है। अगर देश में वित्तीय संकट अगर आ भी जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आ भी जाए, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स मंत्री परिषद की सलाह जो है पर इसको लागू कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो आपकी मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इसको जो है लागू कर सकता है अगर हमारे देश में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए तो, ठीक है। तो अब तुमने देखा कि अब लागू तो ये इसी दिन से आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर संसद के दोनों सदनों से यह 2 महीने के अंदर पास हो जाता है तो इसकी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन, नो लिमिट मीन्स कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कोई भी लिमिट नहीं है भाई, 2 महीने के अंदर अंदर आपका ये पास हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे संसद के दोनों सदनों से 2 महीने के अंदर अंदर आपका ये पास हो जाना चाहिए जो बिल आपका है वित्तीय आपातकाल वाला, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी लिमिट यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं दी गई है। यह संसद में सिंपल मेजोरिटी से आपका ये पास होता है। तो कौन सी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तो नेशनल वाली जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें आपकी स्पेशल मेजोरिटी आएगा, बाकी जो है दोनों में सिंपल मेजोरिटी आपका आएगा। तो वित्तीय आपातकाल को पूरे देश में या किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति इसको कभी भी वापस ले सकता है। तो हमने देखिए जो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी जब लगती है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसमें जो मैक्रो फाइनेंस वित्त के मामले में जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कंट्रोल कर सकती है। तो जब भी आपका जो वित्त से रिगार्डिंग कोई भी मामले होंगे तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कंट्रोल कर सकती है, स्टेट की गवर्नमेंट को। मीन्स वित्तीय जो मामले में सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो दूसरा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज है उनके वेतन में कटौती हो सकती है भाई जब भी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा कि कितना जो है इसमें कटेगा। दूसरा यहाँ पे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके जो एम्प्लॉय होती हैं उनके वेतन में भी यहाँ पे कटौती की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रभाव जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है, स्टेट का जो मनी बिल एंड फाइनेंस बिल उस पर राष्ट्रपति इंटरफेयर कर सकता है, वह राष्ट्रपति की मंजूरी से ही पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट का जो मनी बिल है और फाइनेंस बिल है उस पर राष्ट्रपति जो है हस्तक्षेप कर सकता है, राष्ट्रपति की मंजूरी से ही आपके ये पास होते हैं। तो ये हमने देखा, ठीक है भाई। तो ये हमारी जो है सारी इमरजेंसी पावर्स हो चुकी हैं और जितने भी प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी, ठीक है, मिलिट्री पावर हमने देखी, डिप्लोमेटिक पावर हमने देखी और जो इमरजेंसी पावर हमने देखी, ठीक है, सारी पावर्स हमने यहाँ पे कर ली है, ओके। तो आज की क्लास भी हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहे। ओके बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।